राजधानी एक्सप्रेस 8वां भाग। अचानक से एक ट्रेन धड़धड़ाती हुई प्लेटफॉर्म पर रुकी और मेरी नींद एकदम से टूट गई। मैंने मन ही मन भारतीय रेलवे को गालीनुमा उपमा से नवाजा, जिसने मेरी इतनी मस्त नींद को मेरी रिसेप्शनिस्ट रागिनी की तरह उड़ा दी थी। वो भी अक्सर मुझे गहरी नींद से फ़ोन करके उस समय उठा देती थी जब मैं ख्वाबों में किसी को अपनी शरीके हयात बनाने की कोशिश कर रहा होता था। खैर, अब उठ ही गया तो चाय की तलब उठना स्वाभाविक था। मैंने राजन जी को मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहा। राजन जी मेरी गुड मॉर्निंग को सुनकर सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा दिए। सर चाय वाय मंगवा लीजिए, सुबह हो गई है, मैंने राजन जी को मुस्कुरा कर बोला। जाओ फ्रेश होकर आओ, मैं चाय के साथ ब्रेकफास्ट मंगवाता हूँ, राजन भार्गव ने मेरे मन की इच्छा पूरी करते हुए कहा। मैं तत्काल चौकी के अंदर ही बने बाथरूम की ओर चल पड़ा और कुछ देर में फ्रेश होकर राजन भार्गव के सामने वाली कुर्सी पर विराजमान था। ग्वालियर से कोई खबर आई? मैंने भार्गव जी से पूछा। आ जाएगी जल्दी ही, मैंने बात कर ली है, वहाँ वो रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, भार्गव जी ने मुझे बताया। मैं भी अपने खबरी को टटोलता हूँ, उसे कुछ मालूम पड़ा क्या? मैंने भार्गव जी को बोला। मैं सोच रहा हूँ क्यों न सीधा चोर की माँ को ही दबोचा जाए, राजन भार्गव ने मेरी ओर देखते हुए कहा। मतलब? मैंने सवालिया निगाहों से भार्गव जी की ओर देखा। क्यों न ग्वालियर जेल में ही रुपेश के चाचा से पूछताछ की जाए, आखिर सारी साजिश तो उसी की रची हुई है ना, भार्गव जी ने मेरी ओर देखते हुए कहा। बात कर लो अपने सीनियर से, ये आइडिया भी अच्छा है, मैंने भार्गव जी की बात का समर्थन करते हुए कहा। ऐसा करते हैं, तुम अपने लेवल पर यहाँ का मोर्चा संभालो, मैं अपने सीनियर की परमिशन लेकर ग्वालियर रुपेश के चाचा को देखता हूँ। भार्गव जी कुछ जल्दबाजी में लग रहे थे। हमारी बातों के बीच में नाश्ता और चाय भी आ चुका था, जिसका निपटारा हम बात करते करते कर रहे थे। पहले एक बार ग्वालियर से इन दोनों बंदों की रिपोर्ट तो आने दो, उसके बाद ही आपको ग्वालियर जाने का फायदा है, मैंने भार्गव जी को बोला। पहले एक बार ग्वालियर से इन दोनों बंदों की रिपोर्ट तो आने दो, उसके बाद ही आपको ग्वालियर जाने का फायदा है, मैंने भार्गव जी को बोला। ठीक है, ग्वालियर से रिपोर्ट भी थोड़ी देर में आ जाएगी, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, राजन भार्गव ने मेरी बात मानते हुए कहा। इसके बाद हम दोनों चुपचाप नाश्ते को उसके अंजाम तक पहुंचाने में लग गए। अभी नाश्ता खत्म ही किया था कि मेरे और राजन भार्गव के फोन की घंटी एक साथ बज उठी। मेरे फोन पर मेरा मुखबिर था। गुरु, यही दोनों पंछी कल जीबी रोड पर देखे गए हैं और शायद 45 नंबर पर इन लड़कियों का सौदा हुआ है, उधर से मेरा मुखबिर चहकती हुई आवाज में बोल रहा था। गुड जॉब यार, दिल्ली आते ही तेरी पार्टी पक्की, मैंने अपने मुखबिर की हौसला अफजाई करते हुए कहा। लेकिन गुरु, जीबी रोड के कोठों से लड़कियों को छुड़ाना कोई हंसी खेल नहीं है, मैंने मुखबिर से वहां की सच्चाई बताई। आसान काम करने में अनुज को मजा भी नहीं आता बेटा। तेरी खबर पक्की है ना कि लड़कियों का सौदा 45 नंबर पर ही हुआ है, मैंने अपने मुखबिर को डायलॉग मारते हुए कहा। हाँ गुरु, मेरी खबर पक्की है और ये दोनों पंछी दिल्ली से कल रात को ही उड़ भी चुके हैं, मुखबिर ने अपनी खबर पर पक्की मोहर लगाते हुए कहा। कोई नहीं, जहाँ भी जाएंगे हमें पाएंगे, ठोकर खाएंगे, वापस आएंगे, मैंने अपना खुद का इजाद किया हुआ मुहावरा अपने मुखबिर को सुनाया। ठीक है गुरु, अब मैं भी सोने जा रहा हूँ, पूरी रात का जगा हुआ हूँ, मैंने अपने मुखबिर की हालत भी अपने जैसी ही कर दी थी। ठीक है सो जा, लेकिन अपने फ़ोन की आवाज़ को बुलंद रखना, क्योंकि जीबी रोड पर मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, मैं वहाँ पहुँचकर तुम्हें फ़ोन करूँगा, मैंने अपने मुखबिर को हिदायत देते हुए कहा। ठीक है गुरु, आपके लिए 7 जन्मों की नींद कुर्बान, उधर से मेरे मुखबिर ने हंसते हुए कहा। ठीक है बेटा, मेरे साथ रह रहकर तू भी डायलॉग मारना सीख ही गया, ये बोलकर मैंने फ़ोन काट दी। अनुज, एक गुड न्यूज और है, उन दोनों की क्राइम हिस्ट्री मिल गई है, दोनों ही साले भड़वे हैं, लड़कियों को खरीदने बेचने के धंधे में ही कई बार जेल जा चुके हैं। इन दोनों को ही कल दिल्ली में रेड लाइट एरिया में भी इन दोनों लड़कियों के साथ देखा गया है। इसका मतलब है कि ये लड़कियां किसी इंटरनेशनल गैंग के हत्थे नहीं चढ़ी हैं, इनको लोकल
वेड़ियों के द्वारा ही बेचा गया है। तो फिर दिल्ली पुलिस की सहायता से वहाँ के मुखबिरों को अलर्ट करके पता करते हैं कि कौन से कोठे पर इनकी खरीद फरोख्त हुई है, राजन भार्गव ने बोला। वो तो मेरे मुखबिर ने बता दिया है कि कौन से कोठे पर इनको बेचा गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस की सहायता के बिना हम वहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। वो बहुत खतरनाक इलाका है, मैंने राजन को आगाह करते हुए कहा। कोई नहीं, हम वहाँ जो भी ऑपरेशन चलाएंगे वो दिल्ली पुलिस की मदद से ही चलाएंगे, भार्गव ने बोला। वो एरिया कमला मार्केट थाने के अंतर्गत आता है और वहाँ छापामारी में हम दिल्ली महिला आयोग का भी सहयोग ले सकते हैं, मैंने राजन को बोला। ठीक है, जिस भी चैनल से हम लड़कियों तक पहुंच सकते हैं हमें पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। भार्गव कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। मैं ऊपर इस पूरे मामले के अवगत करता हूँ और उन्हें बोलता हूँ कि जल्द से जल्द दिल्ली पुलिस की कोऑर्डिनेशन करे, भार्गव ने फिर से बोला। मैं ऊपर इस पूरे मामले से अवगत करता हूँ और उन्हें बोलता हूँ कि जल्द से जल्द दिल्ली पुलिस से कोऑर्डिनेशन करे, भार्गव ने फिर से बोला। इस वक्त राजन भार्गव का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चल रहा था। मुझे इस वक्त उन लोगों पर गुस्सा आ रहा था जो लोग पुलिस को निकम्मा बोलते हैं। मुझे तो अपनी जिंदगी में जितने भी पुलिस अधिकारियों से वास्ता पड़ा वो सभी अपने कर्तव्यों का पालन बड़ी कर्मठता से करते हुए मुझे मिले। अब उन दोनों लड़कों की जन्म कुंडली भी हमारे पास आ चुकी थी, ग्वालियर जेल से। दोनों मुरैना जिले में ही पड़ने वाले गांव के निवासी थे। अब उन दोनों पर भी उनके सभी संभावित ठिकानों पर दबिश डलवानी थी। दिल्ली से लेकर ग्वालियर तक के मुखबिरों के पूरे नेटवर्क को अलर्ट करने की जरूरत थी। वैसे तो वो दोनों कभी भी फरार हो सकते थे, लेकिन वो कहीं भी जाते ग्वालियर जेल में रुपेश के चाचा से संपर्क जरूर करते, क्योंकि पैसों की इतनी बड़ी रकम का लेन देन वो इन दोनों लड़कों से तो नहीं करेंगे। अब जरूरत थी कि रुपेश के चाचा को भी राडर पर लिया जाए, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता उन दोनों लड़कियों की बरामदी की थी। राजन भार्गव इतनी देर से इन्हीं कामों में लगा हुआ था। सर, फिर क्या प्लान बनाया आगे का, मैंने राजन भार्गव से पूछा। मेरे दिमाग में जो प्लान है उसके लिए हमें थोड़ा सा खतरा लेना पड़ेगा अनुज, राजन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। कैसा खतरा, क्या चल रहा है दिमाग में, मैंने असमंजस से राजन की तरफ देखा। हम पहले वहाँ खुद कस्टमर बनकर चलते हैं और फ्रेश माल की डिमांड करते हैं उनके मुंह मांगे दामों पर। अगर हमें वो उन्हीं लड़कियों को पेश करते हैं तो उन लड़कियों से बात करने के लिए उन्हें अलग अलग कमरे में ले जाएंगे और फिर उसके बाद एक्शन लेंगे, राजन ने मुझे प्लान समझाया। प्लान तो अच्छा है, लेकिन इसमें पुलिस बैकअप भी होनी चाहिए, मैंने राजन को कहा। वो तो होगा ही, लेकिन पुलिस के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन तो होगी ही। ये डायरेक्ट रेड के फेवर में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ऐसी जगहों पर कई बार रेड की खबर लीक हो जाती है और हम लोग खाली हाथ पर रह जाते हैं। भार्गव जी ने दिमाग तो सही चलाई थी अपना, लेकिन अगर उन्होंने हमें वो लड़की नहीं दिखाई और दूसरी लड़की को हमारे सामने पेश कर दिया तो? लेकिन अगर उन्होंने हमें वो लड़की नहीं दिखाई और दूसरी लड़कियों को हमारे सामने पेश कर दिया तो? मैंने आशंका जाहिर की। तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन हम उनके मुंह पर इतना पैसा मारेंगे कि वो कोठी की सारी लड़कियों को हमारे सामने पेश करने को मजबूर हो जाएंगे। भार्गव जी अपने प्लान पर पूरे आत्मविश्वास में थे। ठीक है, फिर बोलो कब निकलना है, मैं भी अब देर करना नहीं चाहता था। यहाँ से 2-2.5 घंटे में हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे। वहाँ से बस 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है और इन कामों के लिए रात का समय ही ठीक रहता है। तो शाम को 4 बजे के आसपास जो कोई ट्रेन आएगी उसी में चल पड़ेंगे, तब तक दूसरे काम निपटा लेते हैं। इन दोनों लड़कों का क्या करें, मैंने भार्गव से पूछा। करना क्या है, अभी सड़ने 2 सालों को लॉकअप में, पहले लड़कियां तो मिल जाए, राजन ने बोला। राजन ने प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करते हुए शाम को 6 बजे के आसपास पंजाब मेल से दिल्ली जाने का फैसला किया, जो कि दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर रात को 9 बजे उतार देती थी। ठीक है, मैंने भी राजन की बात में सहमति जताई, क्योंकि आज रात का भी जगराता निश्चित था। तो मैंने कुछ देर सोने की इच्छा राजन के सामने जताई। उसके बाद राजन ने मेरे आराम से सोने के लिए व्यवस्था कर दी और आपका सेवक अपनी नींद पूरी करने में मग्न हो गया। शाम को 5 बजे मुझे एक
पुलिसकर्मी ने आकर जगाया। उन्होंने मुझे वहीं फ्रेश होकर राजन जी के पास आने को बोला। लगातार 4-5 घंटे की नींद के बाद अब मेरी थकान हवा हो चुकी थी। मैं फ्रेश होकर राजन के पास पहुंचा। राजन भी पूरी तरह तैयार थे। ट्रेन की आने में अभी कुछ टाइम बाकी था कि राजन ने 2 कप कॉफ़ी मंगा ली। कॉफ़ी इस वक्त मेरे लिए अमृत के समान थी। कॉफ़ी पीने के बाद मैं खुद को और तरोताज़ा महसूस कर रहा था। राजन ने बताया कि उन दोनों लोगों की तलाश पूरे जोर शोर से की जा रही है। वो किसी भी हालत में बच नहीं सकते हैं। ग्वालियर जेल में भी विक्रम सिंह से मिलने वाले पर नजर रखी जा रही थी। उन दोनों के गांव में दबिश दी जा चुकी थी, लेकिन वो दोनों वहां नहीं पहुंचे थे। ये सभी कार्यवाही तो समांतर चलने वाली प्रक्रिया थी, लेकिन हमारी प्राथमिकता अंजलि और शिवानी को बचाने की थी। तभी पंजाब मेल के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने की सूचना उद्घोषक द्वारा की जाने लगी। मैं और राजन जल्द ही प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जाने लगे। रात को 9 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। जब हमने नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, राजन भार्गव ने अपने आने की सूचना स्थानीय रेलवे पुलिस चौकी में दी। उसके बाद हम लोग पैदल ही टहलते हुए उस रेड लाइट एरिया की अंधेरी गलियों की ओर बढ़ने लगे। कमला मार्केट थाने के उच्च अधिकारियों की जानकारी में आज का सारा ऑपरेशन पहले से ही राजन ला चुके थे। जरूरत पड़ने पर वहां हमारे लिए पुलिस टीम तैनात थी। मैंने अपनी जेब में अपने सामान को चेक किया। वो सही सलामत था। जीबी रोड के उन दड़बे नुमा कमरों से पाउडर लिपस्टिक से पूते चेहरे लोगों को अश्लील इशारे करके अपने पास आने का इशारा कर रहे थे। मैंने अपने मुखबिर को कॉल किया। कहाँ हो तुम? मैंने उससे पूछा। मैं इसी सड़क पर हूँ। आपके ऊपर चढ़ने के बाद मैं भी कुछ देर में ऊपर आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन सावधान रहना, मैंने उसे ताकीद किया। ठीक है गुरु, अब जाओ ऊपर और जाकर मुजरे का मजा लो। यहाँ मुजरा बहुत बढ़िया होता है। मेरे मुखबिर ने अपना ज्ञान मेरे साथ बांटा। बेटा, हम यहाँ मुजरा सुनने नहीं आए हैं, हम कोई माजरा सुलझाने के लिए आए हैं। अब अपनी चोंच बंद रख। ये बोलकर मैंने फोन काट दिया। दिन के समय ये मार्केट अपने ऑटो पार्ट्स के धंधे की वजह से पूरे चरम पर होती है। पूरे भारत के ऑटो पार्ट्स के व्यापारी यहाँ आते हैं। मैं दिन में इस सड़क से बहुत बार गुजरा हूँ, लेकिन रात को सजने वाली इस जिस्म की मंडी में आज पहली बार आपका ये खाकसार आया था। और विडंबना देखिए कि ये जिस्म की मंडी लगती भी उस महान आत्मा के नाम पर बनी सड़क पर थी जिनको पूरा देश राष्ट्रपति कहता है। हम दोनों अब कोठा नंबर 45 के सामने पहुंच चुके थे। हम दोनों ने एक बार एक दूसरे को देखा और फिर मुस्कुराते हुए उस बदनाम बस्ती की सीढ़ियां चलने लगे। सीढ़ियों के रास्ते में ही लड़कियों की तांता लगा हुआ था, जो आते जाते ग्राहकों पर फिक्रे कस रही थी। ऐ चिकने, किधर जा रहा है? देख, इस मोहल्ले की माधुरी तो यहाँ खड़ी है। एक लड़की ने मुझ पर फिक्रा कसा। मैंने मुस्कुराकर एक नज़र उस पर डाली तो उसने एक फ्लाइंग किस मेरी ओर उछाल दिया। मैं एक बार उसे देखकर अब तेज कदमों से ऊपर की ओर बढ़ने लगा। राजन भी लगभग भागते हुए ही मेरे साथ ऊपर चढ़ रहे थे। हम उस कोठे की दूसरी मंजिल पर पहुंचे। वहां कम से कम 20 से 25 लड़कियां ग्राहकों को रिझाने में लगी हुई थी। हम दोनों भी वहां जाकर खड़े हो गए। हमें देखकर 4-5 लड़कियां ने घेर लिया। चलो ना साहब, मेरे साथ बैठो, फूल मचा दूंगी। एक लड़की राजन के पीछे पड़ चुकी थी। आजा चिकने, आज की रात तो मेरा दूल्हा बन जा। एक दूसरी लड़की ने मेरे हाथ को पकड़ते हुए कहा। मैंने एक नज़र उस लड़की को देखा, फिर उससे हाथ छुड़ाते हुए एक बेड़िया टाइप लड़के को अपने पास बुलाया। कोई फ्रेश माल हो तो बताओ। अब इस भीड़ को हटाओ यहाँ से, हमें ये सब पसंद नहीं है। कोई फ्रेश माल हो तो बताओ और इस भीड़ को हटाओ यहाँ से, हमें ये सब पसंद नहीं है, मैंने उस लड़के को बोला। उस लड़के ने फौरन उन लड़कियों को वहां से हटाया। आइए साहब, आप मेरे साथ आइए, वो लड़का अदब से पेश आते हुए बोला। उसने हमें एक कमरे में ले जाकर बैठाया और खुद किसी को बुलाने चला गया। थोड़ी ही देर में एक कोई 40 साल के लगभग उम्र की महिला ने कमरे में प्रवेश किया। वो लड़का भी उस महिला के साथ ही था। तुम्हें फ्रेश माल चाहिए? उस महिला ने मुंह पे पान की बीड़ा चबाते हुए कहा।
हाँ, और वो भी ऐसा जिसे आज तक किसी ने टच न किया हो। लड़की हमारी पसंद की और पैसा तुम्हारी पसंद का। इस बार राजन ने बात को आगे बढ़ाया। पैसों की बात सुनते ही उस औरत के चेहरे पर चमक आ गई। पहले तो कभी देखा नहीं यहाँ, पुलिस के आदमी तो नहीं हो? पहले 72 नंबर पर जाते थे, लेकिन वहाँ एक तो लूटपाट ज्यादा होने लगी है और लड़कियां भी सब पुरानी हैं। अभी पिछले हफ्ते ही भाई के 4000 रुपए वहाँ किसी ने चाकू दिखाकर छीन लिए। मैंने स्टोरी बताते हुए कहा। राजन भी मेरी ओर ही देख रहा था। उन आगे वाली कोठों पर तो यही सब होता है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ग्राहकों के साथ ही ऐसा करेंगे तो हमारे कोठे की सीढ़ियाँ चढ़ेगा कौन? भूखे मरेंगे फिर एक दिन, कोठे की मालकिन बोली। हाँ, अब देखो, पहले हम 72 नंबर पर रेगुलर कस्टमर थे, लेकिन अब हम वहाँ कभी नहीं जाएंगे, मैंने बात बनाते हुए कहा। आप कोई लड़की हो तो दिखाओ, नहीं तो कहीं और जाए। इस बार राजन ने अधीरता दिखाई। जद्दन बाई के रहते हुए आप कैसे कदरदानों को कहीं और जाना पड़े? ये जद्दन बाई के लिए डूब मरने की बात है। उस महिला का नाम जद्दन बाई था। तो दिखाइए फिर, हम भी तो देखें आपके पास कौन कौन से हीरे हैं। इस बार मैंने कहा। नगीने हैं जी, नगीने, कल रात को ही आई हैं, बिल्कुल कच्ची कली हैं जी। छूने की बात छोड़ो, अभी तक किसी की नजर तक नहीं पड़ी है उन पर। जद्दन बाई की बातों से हमारी आंख चमक उठी। फिर हुजूर के दरबार में उन हसीनाओं को पेश किया जाए, मैंने मस्करों वाले अंदाज में बोलते हुए एक 50,000 की गड्डी राजन जी के सिर से ऊपर से घुमाते हुए जद्दन बाई की तरफ फेंकते हुए बड़ी अदा से कहा। मेरी इस हरकत को देखकर उस लालची औरत के चेहरे पर भी मक्कारे वाली हंसी उभर आई। जी अभी बुलाती हूँ, ये बोलकर जद्दन बाई ने उस लड़के को इशारा किया। वो लड़का अंदर कहीं गया। कुछ देर बाद वो दो लड़कियों के साथ उस कमरे में दाखिल हुआ। उसके पीछे पीछे 4 और शकल से ही गुंडे लगने वाले आदमी दाखिल हुए। अपना मोबाइल बंद करके हमें दे दो। क्यों? राजन ने प्रतिवाद किया। देखो, तुम हमारे लिए अभी नए हो, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। जब वापस जाओगे तो तुम्हारे मोबाइल वापस मिल जाएंगे, जद्दन बाई ने बोला। चलो भाई यहाँ से, जब इन्हें हम पर विश्वास ही नहीं है तो यहाँ रुककर भी क्या करेंगे, मैंने राजन की ओर देखकर कहा। हाँ चल यार, लाओ जी हमारे 50,000 रुपए हमें वापस दो, हमें नहीं रुकना यहाँ। अब राजन भी उठ खड़े हुए। आई हुई लक्ष्मी को कोई लौटाता नहीं है और ऐसे कदरदान रोज रोज आते नहीं है। आप नाराज ना हो बोजी, आज की रात यही लड़कियां आपकी रात को रंगीन बनाएगी। मैंने उन लड़कियों को गौर से देखा। सिर्फ 24 घंटे में उन दोनों लड़कियों की किस्मत पलट चुकी थी। कल तक आजाद पंछी की तरह उन्मुख गगन में उड़ने वाली लड़कियां आज सयाद के जाले में फंसी हुई अपने चेहरे पर जमाने भर की उदासी लिए हुए खड़ी थी। मैंने एक 50,000 की गड्डी और उस लालची औरत की ओर उछाली और हम उन दोनों लड़कियों की तरह बढ़ने लगे। दोस्तों, आगे क्या हुआ जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी चैनल रोजू द स्टोरी टेलर के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली भाग मैं कल ही अपलोड करूंगी। धन्यवाद।